हेलो स्टूडेंट्स, आज थोड़ी सी स्टडी स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स की। देखते हैं फिजिक्स में क्या टॉपिक हम आपके लिए इजी बना पाते हैं। कोशिश है कि ऐसा टॉपिक बना दिया जाए आपके लिए कि आपको लगे कि हाँ टॉपिक में आज हमने कुछ सीखा। एक्चुअली हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ योर क्लास 12th। ओके, दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ 3 chapters. You know very well. Chapter number 1, electric charge and field. Okay. Next one is electric potential and capacitance. Or you can take this in not here, you can take here, this is capacitance. In all these 3 chapters, these are from the unit electrostatics. In all these 3 chapters, we are going to study the charge at rest actually. Okay? Means सबसे पहले बात समझते हैं कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या, आया कहां से, चार्ज की बात क्या है। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं जाऊंगा, आपको बेसिक समझाने के बाद कोशिश करते हैं कि फॉर्मूले और क्वेश्चंस पे बात करें कि फॉर्मूले कैसे आएंगे और उन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होंगे हमारे पास। हमें स्पेशली उन क्वेश्चंस पे काम करना है, क्योंकि हमारा पेपर कैसा आने वाला है, फर्स्ट टर्म का पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो वी हैव टू वर्क ऑन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हमें ऑब्जेक्टिव के किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसा कैसा क्या हो सकता है, उस पर ज़्यादा काम करना है। थ्योरेटिकल पोर्शन स्ट्रांग इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन स्ट्रांग नहीं है तो हाउ कैन वी क्रैक द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फॉर्मूला नहीं बताया तो हाउ कैन यू क्रैक द क्वेश्चन, नहीं ना। तो उस पॉइंट पे हम आने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी से। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो इज द वर्ड, दिस इज टेकन फ्रॉम द इलेक्ट्रा एंड इलेक्ट्रा इज मीन्स चार्ज। Electra means charge, and this charge is in the static condition. This is electrostatic. Static condition means rest. In every case, जो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, चार्ज को हम यहां से लेके आते, we are bringing charge from infinite to the point, but we are not saying that at the time of bringing we are doing something. Only we are doing something at the time of when the charge is at rest. जब चार्ज हमारा रेस्ट में होगा हम तभी सारी कैलकुलेशंस करेंगे, उससे पहले हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हम कहीं से भी लेके आ रहे हैं, मूवमेंट की बात नहीं करेंगे, और जैसे ही हम मूवमेंट की बात करेंगे चार्ज के मूवमेंट की बन जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स हम इलेक्ट्रिसिटी में एंटर कर चुके होंगे दिस सेकेंड यूनिट। ओके, तो फर्स्ट यूनिट इज दिस। इसमें हम छोटी छोटी बातों को करते हैं। सबसे पहली बात थी कि भाई चार्ज आया कहाँ से, चार्ज को दिया किसने, इन सब चीज़ों पे मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव में जाने की ज़रूरत नहीं है ना। सबसे बड़ी बात थी कि सबसे पहले प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाले कौन थे। सबसे पहले प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाले थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ही वो व्यक्ति थे जिसने बताया था कि चार्ज वही हमारे रब करने से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है, कपड़े को रब करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जैसे आप लोग पार्टी वियर ड्रेसेस पहने हैं, और पार्टी वियर ड्रेसेस पहनने के बाद जब अपने पार्टी वियर ड्रेसेस को ड्रेस ऑफ करते हैं तब क्या होता है, एक स्पार्किंग टाइप की होती है बॉडी के अंदर, वो चिपक जाती है बॉडी से, और फिर रब होता है। हमारे जो ये हेयर्स होते हैं, जो ईयर होते हैं, थोड़े से खड़े हो जाते हैं, ऐसे ऐसे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे हो जाते हैं, है ना। क्यों होते हैं, जैसे गूज बम्प्स बोलते हैं आप लोग, क्यों होते हैं, उसका रीज़न क्या है? उसका रीजन इज ओनली द फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है कि फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट कहां से आया। एक्चुअली कुछ पुराने ज़माने के साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे हम तो फिलोसफर कहेंगे उन लोगों को। वो लोग जब बातें बताया करते थे तो उसके बारे में ज़रूरी नहीं है कोई साइंटिफिक फैक्ट होता था, बट वो चीज़ों को एक्सप्लेन करते थे उसके बेसिस पर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने कोई भी उन्होंने जानवर पाल के रखा हुआ था, उसको एक रॉड से उसके ऊपर फिरा रहे थे, और हुआ क्या कि उस रॉड को उन्होंने एक टेबल पे रखा, एंड द टेबल पर कुछ वेरी टाइनी वेरी स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स आर देयर, वो वहाँ पर थे। जैसे ही उनके पास लगे वो पार्टिकल्स उससे अट्रैक्ट होने लगे। उन्होंने क्या, यार इस पर तो कुछ था ही नहीं, हाउ द पार्टिकल्स आर अट्रैक्टिंग देयर। उनका समथिंग इवॉल्व्ड ऑन दिस रॉड बाय वर्च्यू ड्यू टू रबिंग, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट हैज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट some dust and tiny particles.
उस डस्ट और टाइनी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट किया और इसका नाम पड़ गया फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। किसी को नहीं पता था कि ये मटेरियल जो इलेक्ट्रीफाइड हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, बट इसका नाम पड़ गया फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। और जो ये फिजिकल क्वांटिटी इवॉल्व हुई इसको नाम दिया गया चार्ज। और यही सेम उन्होंने सोचा कि क्या जब ये बादल रगड़ते हैं जिसकी वजह से बिजली चमकती है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी और ये जो हम इलेक्ट्रिसिटी बता रहे हैं सेम है? इसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया था? काइट एक्सपेरिमेंट किया गया था। सबसे पहले साइंटिस्ट थे जॉन बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन लोगों ने जब इन्होंने काइट एक्सपेरिमेंट किया तो पहला साइंटिस्ट था जिसको बिजली का झटका लगा और कह रहा है कि यार मैं सक्सेस हो गया। काइट एक्सपेरिमेंट शुरुआत में फेल था, बाद में उन्होंने हल्का सा जब बारिश हुई तो वो जो धागा था वो वेट हो गया और वेट होने की वजह से चार्ज का मूवमेंट हो गया और उनको झटका लगा। तो पहला साइंटिस्ट कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको बिजली का झटका लगा और वो खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? कि भाई आज मैंने एक नई चीज़ देख ली कि जो हम चार्ज फ्रिक्शन से डेवलप कर रहे हैं यही चार्ज हमारे फ्रिक्शन से वहाँ भी डेवलप हो रहा है। इट मीन द सेम थिंग इज देयर, नथिंग स्पेशल चीज़ नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 30,000 वोल्ट्स जब हम डेवलप कर लेते हैं तो 30,000 वोल्ट डेवलप करने के बाद ये फिनोमिनन हो सकता है बिकॉज दिस इज़ अ वेरी लार्ज डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द क्लाउड्स एंड द अर्थ, है ना। अर्थ इज़ वेरी गुड एक्सेप्टर ऑफ चार्ज, तो सारा चार्ज वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। ठीक है, अभी हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम नॉर्मल बात करते हैं। आफ्टर सम टाइम जब ये डेवलपमेंट हुआ कि भाई हमारे पास एटम्स होते हैं, आप सब लोग जानते हैं, मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स आर डिवाइडेड इन मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर डिवाइडेड इन एटम्स। हमारे पास एटम्स होते हैं और एटम्स आर, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है कहती है एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इन द न्यूक्लियस, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेल एंड दीज आर रिवॉल्विंग आउटसाइड द न्यूक्लियस इन द एटम इन देयर रिस्पेक्टिव सेल्स और स्पेसिफिक सेल्स। दीज सेल्स आर नेम्ड एज व्हाट? दीज सेल्स आर नेम्ड एज energy levels, है ना। The electron that is residing in a particular energy level, this energy level is named as the fundamental energy level or ground state. Okay, ground state it is also named as. So कहेंगे सर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज और आपको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पढ़ाने लगे, दिस इज रिक्वायर्ड। जब ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी आई तो मालूम पड़ा कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही मूव करते हैं, बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का कोई भी मूवमेंट नहीं होता। तो मूवमेंट करने वाला कौन है? आने या जाने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को जब हम एनर्जी देते हैं तो अपनी सेल से निकल के बाहर भी जाते हैं और अपनी सेल से एक्साइटेड सेल्स में भी जाते हैं। इनका आयोनाइजेशन भी होता है। जब ये समझ में आया तब पुराने कॉन्सेप्ट को उठाया कि भाई घिसने से क्या हो रहा था जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी, सोचा क्या? तो भैया घिसने से क्या हुआ? जब हमने किसी बॉडी को दूसरी बॉडी पर रब किया तो रब करने से कुछ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग प्लेस ड्यू टू द एनर्जी। अरे रब करते तो हीट बनती है तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना। तो ट्रांसफर करने से क्या हुआ? ट्रांसफर करने से हमारे पास एनर्जी का ट्रांसफर हुआ और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। अब सोचिएगा, मेरे पास एक एटम ए है और एक एटम बी है। इनिशियली हर एटम किस कंडीशन में होता है? न्यूट्रल स्टेट में होता है, यानी कि अगर उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 10 ही प्रोटॉन्स होंगे, अगर उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 17 ही प्रोटॉन्स होंगे। रब करने से हुआ ये 10 नहीं लेते 11 लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये हुआ ये कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। नाउ यू कैन सी इट हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन्स, 11 प्रोटॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स, 17 प्रोटॉन्स। कौन ज़्यादा है? यहाँ पर प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए, ये अपने आप को +1 शो करने लगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, अपने आप को -1 शो करने लगा। इस तरीके से उन्होंने जब कैटेगराइजेशन किया तो हमें समझ में आया कि ड्यू टू रबिंग एंड ड्यू टू फ्रिक्शन the electron can transfer from one atom to another atom. Due to transfer of electron they acquire the charge. This physical quantity is the charge. यहीं से हमारा एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Quantization of charge. Quantization of charge means the charge is quantized and it is in the form of quanta, and this, the value of one quanta is E. E is unit electronic charge, or the value of one quanta. Do you know quanta? Unit electronic charge. Unit electronic charge. तो डू यू नो वन क्वांटा? क्वांटा मीन्स जैसे मैं एक मार्कर मेरे पास है और ये मार्कर मैं मार्केट से लाऊंगा तो क्या बिना कैप का आप मार्कर एक्सेप्ट करेंगे?
पॉसिबल ही नहीं है। तो जो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ दिस इज अवेलेबल, दिस मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मार्कर इज कॉल्ड 1 क्वांटा। तो 1 मार्कर फ्रॉम यू आर ब्रिंगिंग फ्रॉम मार्केट इज 1 क्वांटा ऑफ द मार्कर। तो आपका मार्कर जो है कभी भी ऐसा हो सकता है कि आधा ले आओ कि पूरा ले आओ, काम ही नहीं करेगा, बेकार हो गया हमारे लिए, सूख जाएगा, बर्बाद है अगर ऐसे लेके जाएंगे तो वो अपने प्रॉपर फंक्शन में तभी है जब वो अपने सारी मटेरियल के साथ में, यानी कि आधा नहीं जा रहा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड द क्वांटा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस मटेरियल इज कॉल्ड इट्स क्वांटा। तो ऐसे ही हमारे मिनिमम वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1 क्वांटा, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। मेरे हिसाब से इस पे क्वेश्चंस कम ही बनना चाहिए। कम क्यों बनना चाहिए, क्योंकि Q इक्वल्स टू एनी इज लोअर स्टैंडर्ड फार्मूला। कहेंगे सर लोअर स्टैंडर्ड कहाँ है, ये तो अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में और भी चीज़ समझते हैं। n इज पॉजिटिव इंटीजर ऑल्सो। 1 2 3 4 5 6 10,000 4,000 हमेशा एक इंटीजर ही होगा। ये कभी भी डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि कभी इलेक्ट्रॉन डेसिमल में या फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होता, वेदर द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग और नॉट। अगर एक इलेक्ट्रॉन गया है तो एक जाएगा, 2 गए जाएंगे, 4 जाएंगे, 5000 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 5336 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लेकिन कभी भी 5336.7 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ द डेसिमल इन द फ्रैक्शन, सो n इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको इक्वल करके यहाँ प्लस माइनस कर लेते हैं। प्लस इज शोइंग द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर। भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई ना, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स मोर ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर, एंड नेगेटिव इज शोइंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर। तो कहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं या मैंने आपसे इलेक्ट्रॉन ले लिए तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, और आपसे लिए दैट इज वाई आपके पास पॉजिटिव चार्ज आया। तो अगर हम किसी रॉड को, जैसे ग्लास को हम फर पे रगड़ दें, ग्लास रॉड को, फर मीन्स बिल्ली की खाल पे रगड़ दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जो ग्लास है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है और जो फर है वो नेगेटिव चार्ज हो जा रहा है। आई विल शेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, जिससे कि हेल्प से आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके जस्ट नीचे वाला या उसके नीचे वाला हमारा नेगेटिव चार्ज मटेरियल होता है जब उनको आपस में हम रब करते हैं। ठीक है, तो जब हमने ऐसा किया तो ऐसा करने पे हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से चार्ज है, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ द डेसिमल or the fraction. Electron can transfer only in which form? Electron can transfer only and only in the form of the positive integer, in the integer multiple of the electron or unit electronic charge. Very simple thing is this. अब कभी इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि भाई क्या होगा, आपसे कह दी जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द सेल एंड कैलकुलेट दिस, तो ऐसे भी नहीं पूछा जाएगा। ये तो इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बनेगा। आपसे कहा जाएगा भाई इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, कैन कैलकुलेट द चार्ज, या आपसे कहा जाएगा इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ, कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन। तो उसका फॉर्मूला कैसे बनता है देखिएगा गौर से अच्छे तरीके से, कि भाई मैंने कहा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर, 24 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर। तो चार्ज इज ट्रांसफर्ड एंड गेन्ड। इलेक्ट्रॉन गेन्ड मीन्स नेगेटिव, electron gained means negative, and 24 electrons are there, so you can multiply by E, and the value of E is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. 19 coulombs. Coulomb is the unit of charge. Okay, coulomb is the unit of charge. अभी बताऊंगा कि हमने चार्ज को पॉजिटिव नेगेटिव ही क्यों कहा। उस जमाने तो नाम कैसे रखे जाते थे, नाम रखे जाते थे कि भाई न्यूटन ने डिस्कवरी की, न्यूटन, तो इसका नाम न्यूटन क्यों नहीं रखा गया। हालांकि चार्ज को कूलम हमारे साइंटिस्ट हैं उनके नाम भी रखा गया, लेकिन इस बेसिस पे इस तरीके से रखा गया, प्लस माइनस, कोई और नाम क्यों नहीं दिया गया। सोचने वाली बात है या नहीं। एक्चुअली यहाँ पे साइंस नहीं है, बिल्कुल भी यूज नहीं हुई है, यहाँ थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज हुई। हमारा एटम इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब प्लस प्लस माइनस इज इक्वल्स टू आंसर 0 आता है। उतना ही प्लस अगर उतना ही माइनस करते हैं आंसर 0 आता है। इसका मतलब हम इसे अगर प्लस और माइनस कहेंगे तभी हमारा आंसर करेक्ट आएगा। इसका मतलब उसके बेसिस पर चार्ज को बना दिया गया। नंबर सिस्टम से हमने इस पॉइंट को लिया है, हमने नंबर के बेसिस पर इस पे काम किया है। ठीक है, तो हमारा ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कभी कभी क्या करेगा, चार्ज हम कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। अगर वो कभी कभी क्या करेगा, चार्ज देगा, चार्ज Q इज इक्वल्स टू 3.2 इंटू 10 पावर 20 कूलम्स चार्ज है। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा
अगर वो कहता है कि उसने गेन किए हैं तो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, है ना। और माइनस प्लस के अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं। और ई की वैल्यू आप लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 है। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना। तो एन की वैल्यू हमारे पास आएगी Q अपॉन ई, एंड द वैल्यू ऑफ Q इज 3.2 इंटू 10 पावर 19, Q इज 20 प्लस 20 and 1.6 into 10 power minus 19, it means this is cancelled out by 2 and this makes 10 power 39. So number of electron is 2 into 10 power 39. So you can see this is integer number, 10 power 13 is multiplying you can see that much charge is there, very much charge is there. So you can calculate the number of electrons due to which this charge can produce. These many number of electrons are there ड्यू टू विच दिस चार्ज कैन प्रोड्यूस। माइनस होता तो हम माइनस को कैंसिल, माइनस के अकॉर्डिंग कैंसिल करते हैं, हमने ऐड कर दिया भाई, नेगेटिव क्वांटिटी है उसको ऊपर ले जाएंगे तो ऐड हो जाएगा ना, दैट इज वाई मैंने उसको ऐड कर दिया। अदरवाइज हम माइनस भी कर सकते थे। क्लियर और नॉट, यू कैन सी आई एम नॉट हेयर इन द फ्रंट ऑफ द बोर्ड, यू कैन सी वेरी क्लियरली दिस इज ओके। अब इसी में हमसे कहा जाएगा सर चार्ज तो हो गया, चार्ज के बारे में हमने क्वांटाइजेशन में, चार्जिंग के मेथड्स कितने हैं हमारे पास, चार्जिंग मेथड्स की बात कर लेते हैं कि हाउ मेनी चार्जिंग मेथड्स आर देयर। सो लेट वी सी कि हाउ मेनी चार्जिंग मेथड्स आर देयर। मे आई erase this ना, you can take the screenshot, after that I'm erasing, I'm going to erase। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के कितने मेथड होते हैं, तो मैं यहाँ पर चार्जिंग मेथड्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिएगा चार्जिंग मेथड्स की बात कर लेते हैं कि हाउ मेनी चार्जिंग मेथड्स आर देयर। ये मेथड्स टू चार्ज, सफिशिएंट है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, methods of charging। number 1 method conduction, number 2 method induction, और नंबर 3 मेथड जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फ्रिक्शन। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि हाउ कैन वी develop a charge on a body or how can charge the particular body. So let me take an example over here. I have a duster, this duster, and I have this marker. Okay, so let me understand about it. First method, charge the particular body and touch this body here. Due to the property of the charge, some charge transfer over here due to the property of potential that we discuss in the next videos and some other videos. Okay, so it gets some charged over it. Okay, so it is behaving like a charged material. This process is called the conduction process. Number 1, एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में दूसरी चार्ज बॉडी को हम लेके आए हैं, ड्यू टू दिस कांटेक्ट दिस बॉडी गेट चार्ज, दिस इज कॉल्ड द कंडक्शन मेथड और चार्जिंग ऑफ बाय कंडक्शन। Second is friction, by rubbing this particular body over here or on the hairs by which this get charged, so that this body is able to attract some particles, tiny particles and the dust particles towards it. Tiny particles भी हो सकते हैं, dust particle भी हो सकते हैं towards it. Okay, so you can say very simple thing कि second method is the friction method. This is very interesting is induction method. So how can we charge the particular body by induction? Two methods are there. भाई एक तरीका तो ये है कि मैं किसी को अपने प्रॉपर्टी से कहूं कि भाई मेरी जैसे बन जाओ, और किसी को फिर कभी कभी इनडायरेक्ट बना दूं। जैसे दो तरीके से बनाते हैं। मेरे पास एक बॉडी ए है जिसको मैंने कोई चार्ज दे दिया, अब ये बॉडी चार्ज हो गई, कोई भी चार्ज इसके पास आ गया। पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टी पॉजिटिव। अच्छा, आप लोगों ने एक बात और इंटरेस्टिंग देखी होगी, जब भी हम चार्ज बनाने की बात करते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज करते हैं, नेगेटिव की बात क्यों नहीं करते? पॉजिटिव की ही बात क्यों करते हैं बताइए?
उसके लिए बिहाइंड भी है, किसी से छीन लेना इज आसान किसी को देने से। तो मैंने अगर इस किसी एटम को लिया, ठीक है, एटम को लेके उससे कोई एक एटम बाहर निकाल लिया एनर्जी देके, तो एटम गेट द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो दिस बिकम्स द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब होता क्या है कि इसके नियर बाई मैं दूसरा मटेरियल लेके आता हूं बी, इसमें एटम्स हैं, पॉजिटिव चार्ज का ये नेचर है कि वो नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और नेगेटिव चार्ज का नेचर है कि पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स एंड सेम चार्ज रिपल्स। अभी चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसमें और क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। जैसे ही हम इसको लाएंगे, यहां के कुछ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट ये करने लगेगा, जिसकी वजह से इधर के पार्टिकल अपने आप को पॉजिटिवली चार्ज शो करने लगे। एक्चुअली क्या होता है मैं बताऊं आपको, इधर से मुझे कोई खींचे तो मैं हल्का सा इधर खींच गया, मैं नॉर्मल हूं, हल्का सा इधर खींच गया। अब जैसे ही इसने खींचा बंद किया, मैं नॉर्मल हो गया, हल्का सा इधर खींच गया तो मैं तिरछा हो गया ना। तो वही कंडीशन है कि नेगेटिव चार्ज अपने आप को इधर अट्रैक्ट कर ले रहा है, और पॉजिटिव उससे हल्का सा सेपरेट हो जा रहा है। भाई मैंने अपनी बॉडी को इधर किया, तो अब बॉडी के दूसरे पार्ट ने अपने आप को इधर अट्रैक्ट किया, क्या बना, पॉजिटिव इधर किया तो नेगेटिव इधर किया। अब जैसे ही वो हटा, नॉर्मल हो गया। और जैसे ही हमने इसके इंटरेक्शन से इसको हटाया, बॉडी जैसे न्यूट्रल थी वैसे ही न्यूट्रल हो जाएगी। ये तो इंडक्शन था, बट प्रॉब्लम अभी भी वही है कि भैया जब तक ये इंटरेक्शन में था तब तक चार्ज था, इंटरेक्शन था, चार्जिंग खत्म हो गई, फायदा क्या हुआ। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए हमने किया कि या तो हम इसको अर्थ से कनेक्ट कर दें, ये अर्थ होता है हमारे, इस तरह से हम शो करते हैं अर्थ को, इस टाइप से यू कैन सी, अर्थ से कनेक्ट कर दें तो पॉजिटिव चार्ज ये अर्थ एक्वायर कर लेगी, और इसको अब हटा दें यहाँ से तो इसके केवल एक्स्ट्रा में नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, और द बॉडी इज बिकम्स नेगेटिव चार्ज। बॉडी क्या बन गई, बॉडी हमारी नेगेटिवली चार्ज हो गई। ये हमारे इंडक्शन प्रोसेस थी चार्ज करने की। तो हमें किसी भी कंडक्टर को, किसी मटेरियल को, अगर कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है, कैसा भी है, उसको अगर हमें चार्ज करना है तो चार्ज करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन। सबसे पहला मेथड फ्रिक्शन, रगड़ दीजिए किसी बॉडी पे ले जाके। दूसरा इंडक्शन, उसको इन्फ्लुएंस में ले जाना है और दूसरी बॉडी से उसको। और तीसरा मेथड है हमारा कंडक्शन, हमें डायरेक्टली उसे चार्ज बॉडी से टच करा देना है, जिसकी वजह से उस पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर या इधर से इधर या इधर से इधर कहीं भी ट्रांसफर हो जाए, 1 to 2 या 2 to 1 कहीं भी ट्रांसफर हो जाए इलेक्ट्रॉन्स का, बाय विच इट बिकम्स नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लियर ना। तो ये हमारे थे चार्जिंग मेथड। अब अभी आपने देखा कि भाई हमने कहा चार्ज की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। उसकी स्टडी के लिए हमने शुरुआत कहाँ से की, शुरुआत करने का हमारे पास सबसे पहला मेथड था कूलम्ब्स लॉ, कि अब हम चार्जेस की स्टडी कर रहे हैं। और हम स्टडी कहाँ कर रहे हैं, चार्ज की स्टडी रेस्ट में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं हम चार्ज की स्टडी, रेस्ट में कर रहे हैं। तो हम इसको इरेज करते हैं और आपको चार्ज की स्टडी रेस्ट में कराते हैं कि व्हेन 2 चार्जेस आर प्लेस्ड ओवर हियर देन व्हाट विल हैपन। ओके, तो मेथड्स के बाद हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। अब इस यहीं से हमारे चार्ज की स्टडी, एंड वहीं पे मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा साथ में। से मैंने आपको यहाँ पे Q = NE के क्वेश्चन के बारे में बताया, ऐसे ही मैं आपको भी कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। और कुछ क्वेश्चंस जैसे Q = NE के कुछ क्वेश्चंस हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आएंगे, है ना, तो वहाँ पे भी करेंगे। अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे और फोकस ये करेंगे कि हम क्वेश्चन से न्यूमेरिकल्स करें। फिजिक्स में जिसको न्यूमेरिकल लगाना आ गया, सब कुछ आ गया, थ्योरी तो बहुत मिल जाती है, बट न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करना होता है हमको। ठीक है भाई। हाँ, तो फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस या कूलम्ब्स लॉ लिख देते हैं डायरेक्ट, कूलम्ब्स लॉ, है ना। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है इसके बारे में समझते हैं। एक्चुअली इन्होंने क्या कहा कि लेट अस सपोज वी ब्रिंग अ चार्ज A एंड अनदर पॉइंट चार्ज B। कूलम्ब्स लॉ की पहली खास बात याद रखना है, दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द पॉइंट चार्जेस, नॉट ऑन द लाइन चार्जेस। इस पॉइंट चार्ज की हेल्प से लाइन चार्ज पे हम इसे अप्लाई करेंगे, बट डायरेक्टली हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इंटीग्रेशन और हम डिफरेंट मेथड्स को यूज करके करेंगे, बट हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें माइंड में याद रखना है, दीज आर, मैंने बड़े बड़े बनाए हैं गोले, लेकिन दीज आर पॉइंट चार्जेस, है ना, हैविंग द नेग्लिजिबल रेडियस एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r. Maybe it is Q1 or it is Q2. You can take Q, both are same, you can take Q, there is no problem. You can write if Q1 is equals to Q2 is equals to Q, then I can write Q and Q, no problem.
then the force of attraction between them is directly proportional to of 1 upon r square and directly proportional to of, आप कहेंगे सर डायरेक्टली बोला, तो मैंने बोला डायरेक्टली मींस 1 अपॉन बोला, अगर बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ आर स्क्वायर तो इनवर्सली बोलते हैं, एंड Q1 इंटू Q2। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वाई द एफ इज नॉट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन Q1 या 1 अपॉन Q2, वाई द एफ इज नॉट प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारा एक प्रैक्टिकल रिजल्ट है, प्रैक्टिकल के बेसिस पर हमने बहुत सारी चीज़ों को, साइंटिस्ट लोग बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद ये चीज़ मिलती है। तो एक बहुत बड़ी मेहनत का नतीजा है कि हमें एफ की वैल्यू जो मिल रही है 1 अपॉन Q1 Q2 ना मिलके Q1 Q2 मिल रही है। उसका रीज़न क्या था? अगर हम दोनों में से किसी एक चार्ज का अमाउंट भी इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो सेम इफेक्ट हमारे फोर्स पर पड़ता है। अगर इंक्रीज किया तो इंक्रीज होता है, डिक्रीज किया डिक्रीज होता है, दोनों को किया तो दोनों का होता है। इसका मतलब सेम पे सेम अगर होता है तो बोलते हैं प्रोपोर्शनल, और सेम पे अपोजिट होता है तो बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिंपल बात है, चाहे हमारा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या हमारा फोर्स ऑफ रिपल्शन हो। इंटरेस्टिंग बात ये क्या है इसके बिहाइंड कि ये हमारा डिस्टेंस इंक्रीज होने पे फोर्स, वेदर इट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन और इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमेशा डिक्रीज होता है। और अगर ये हमेशा डिक्रीज होगा तो आप क्या कहेंगे? वेरी सिंपली कि हमारा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और बहुत तेज़ी से होता है ना। स्क्वायर दिख रहा है तो बहुत तेज़ी से डाउन होता है। कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सी चीज़ें और आगे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट हमारी चीज़ें चलती रहेंगी, बैक टू बैक हर चीज़ चलती रहेगी साथ में, है ना। तो इसे कंबाइंड फॉर्म में उन्होंने लिखा कि इन द कंबाइंड फॉर्म आई कैन राइट एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 upon r square. By removing the proportionality sign we have to introduce f is equals to k, small k, है ना, Q1 Q2 upon r square, and the value of small k is 1 upon 4 pi epsilon naught for air or vacuum. Approximately same for air or vacuum, where 4 and pi you know very well, but what this is new symbol, this is epsilon SA, this is epsilon naught, this is permittivity of air or vacuum, air or vacuum, I think. परमिटिविटी मीन्स जैसे आप लोग गाड़ी चलाने के लिए क्या लेते हैं, जब आप मार्केट से गाड़ी खरीद के लाते हैं तो उसके पेपर वर्क जो होता है दिस इज परमिशन। ऐसे ही हम जब कोई ये कैलकुलेशन करते हैं तो परमिटिविटी इज दैट परमिशन दैट परमिट्स यू दैट कि हाउ मच द पर्टिकुलर फोर्स यू कैन क्रिएट इन द पर्टिकुलर मीडियम, whether it is air or vacuum, so you have to, this is the particular value decided for air or vacuum। जैसे भाई होता क्या है कि मैंने आपसे कहा कि भाई देखो याद रखना, जब भी आपको कभी परमिशन मिलती होगी तो परमिशन में रेस्ट्रिक्शंस जरूर होते हैं। पापा से कहा पापा आज गाड़ी लेके जा रहे हैं, ठीक है, आप कहेंगे लेके जाना लेकिन ऐसे चलाना, लेके जाना लेकिन वहां मत जाना, चेकिंग होती है, राइट ना। तो एक्चुअली दिस गिव्स यू परमिशन एज वेल एज सम रेस्ट्रिक्शंस के हाउ मच द पर्टिकुलर मीडियम इन द पर्टिकुलर मीडियम हाउ मच द इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैन डेवलप, कितना वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर सकते हैं, ये यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। तो ये हमारी परमिटिविटी है और इसकी पूरे की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁹। इस पूरे की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इट इज इट्स यूनिट। कैसे निकालते हैं बताते हैं आपको, डोंट वरी अबाउट इट। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर उल्टा हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इफ मीडियम इज एनी अदर मीडियम तो उस समय उसकी परमिटिविटी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया साथ में, रिलेटिव परमिटिविटी। और इसका दूसरा नाम होता है के, कैपिटल के, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख दे रहा हूं यहां पे, रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक
कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है खतरनाक चीज ना, नाम अलग अलग है। रिलेटिव्स का मतलब जानते हैं ना आप लोग, अपने घर में जो रिलेटिव्स होते हैं, ताऊ चाचा मामा फूफा नाना चाचा जो भी होते हैं, इसका सच में कोई अगर मुझे बताए कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, रिलेटिव्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। मैं थोड़ा सा हट गया हूं सामने से, देख लीजिए। रिलेटिव का एक्चुअल मीनिंग बहुत सिंपल सा मीनिंग है, जो लोग हमारा कंपैरिजन अपने बच्चों से या अपने आप से करते हैं, हम उनको रिलेटिव्स बोलते हैं। और कंपैरिजन करने के दो ही मेथड होते हैं, या तो रेशियो निकालो या डिफरेंस निकालो। यहां पर हम रेशियो निकालते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर। मीडियम की परमिटिविटी एयर के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा या कितनी कम है, उसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए, अगर वो परमिशन ज्यादा कर रहा है इसका मतलब कांस्टेंट की वैल्यू कम है, और परमिशन कम कर रहा है इसका मतलब कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है। तो रिलेटिव का काम क्या था कि मैं कितना रईस हूं उससे और वो कितना रईस है मुझसे, मेरा बच्चा कितना पढ़ने वाला है उसका बच्चा कितना पढ़ने वाला नहीं है। काय में निकलता है? रेशियो में निकलता है, डिफरेंस में निकलता है। तो वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द पर्टिकुलर मीडियम। सो फॉर द मीडियम यू कैन राइट द फॉर्मूला फॉर द फोर्स, दिस इज एफएम, नॉट एफएम वो वाला एफएम नहीं जो हम लोग अपना एफएम सुनते हैं। कौन सा एफएम? फोर्स फॉर द पर्टिकुलर मीडियम, दिस कैन बी गिवन बाय 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यू कैन सी फॉर मीडियम आई कैन राइट एप्सिलॉन, है ना, एट द प्लेस ऑफ दिस एप्सिलॉन आई कैन राइट एप्सिलॉन नॉट के, है ना, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। So this becomes Q1 Q2 upon R square. So in my opinion, in the next video or in the next class, let me study about how can we apply this formula on the different charges. ये हमारा टास्क होगा और उस टास्क को हम लगातार ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इन द नेक्स्ट क्लासेस इफ़ यू हैव सब्सक्राइब दैट, देन नेक्स्ट क्लास हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके और उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।